नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। अनलॉक 3 गाइडलाइंस, जिम को खोलने की अनुमति, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, नाइट कर्फ्यू भी हटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत देश को आर्थिक गति देने के लिए धीरे धीरे कई चीजों को फिर से शुरू किया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का नीतीश कुमार पर फिर निशाना, कहा सुशांत मामले में सीएम की खामोशी से निराशा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में ताजा घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीबीआई जांच की अपनी मांग फिर दोहराई है। मंगलवार को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि एक पिता से बेहतर अपने बेटे के मानसिक हालात को कोई नहीं जान सकता। उनके पिता के सिंह ने कहा कि 2013-14 से पहले सुशांत पर कोई मानसिक दबाव नहीं था और वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन क्या कारण था कि वो अचानक मानसिक तौर पर दबाव में आ गए? किस मजबूरी में उन्होंने यह कदम उठाया? क्या कोई षड्यंत्र है? यह जांच का विषय है, इसलिए सभी विषय की जांच होनी चाहिए। चिराग ने कहा कि सुशांत के परिवार वालों के एफआईआर के बाद नया पहलू सामने आया है, क्योंकि अभी तक नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और नेक्सस की बात हो रही थी। हर पहलू की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि सीबीआई से जांच हो। मुंबई पुलिस मामले की जांच पिछले 40 दिनों से कर रही है और पटना पुलिस भी अब जांच कर रही है। ऐसे में कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई जांच करे, और यह मांग बड़ी आबादी की भी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी का नीतीश पर निशाना, कहा कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की बखिया उधेड़कर रख दिया है। यही नतीजा है कि विपक्ष आए दिन सत्तारूढ़ दल पर चढ़कर बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट के माध्यम से हमला बोलते रहे हैं। बुधवार को तेजस्वी ने कहा है कि गजब माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या 4 महीने से आपने इस साधारण और सामान्य सी मानक प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और उसके प्रावधान और उसके प्रधान सचिव को कहा ही नहीं था? अगर इस गंभीर परिदृश्य में 134 दिन अदृश्य रहने के बावजूद भी ऐसा है तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने ऐसा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा है कि अस्पतालों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल पर राजनीति, राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में क्यों? जी हां दोस्तों, फ्रांस से उड़ान भरकर बुधवार को राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। दोपहर करीब 3:15 बजे अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राफेल को लेकर मोदी सरकार से पूछा कि 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ का कैसे हो गया। राहुल गांधी ने राफेल के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई देते हुए मोदी सरकार से सवाल किए। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि इस बीच केंद्र सरकार जवाब दे सकती है कि राफेल की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों है? 126 की जगह 36 राफेल क्यों खरीदे गए? दिवालिया हुए अनिल को हाल की जगह 30,000 करोड़ का ठेका क्यों दिया गया? इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया और साथ ही यह भी कहा कि हर देशभक्त को यह
पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकों को बधाई। उन्होंने कहा, आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों, 126 राफेल की बजाय 36 राफेल ही क्यों, मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों, 5 साल की देरी क्यों। भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच गया। फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने राफेल का किया स्वागत, सरकार पर उठाए सवाल, कहा 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों। जी हां दोस्तों, फ्रांस की कंपनी दसॉ द्वारा निर्मित बेहद ही शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंच चुके हैं। 5 राफेल विमानों का ग्रुप फ्रांस से करीब 7000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर हरियाणा स्थित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के बाद राफेल विमानों का वाटर सैल्यूट दिया गया। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। बुधवार को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत में लैंड किया। राफेल भारत पहुंचने पर कांग्रेस ने देश के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए खुशी जाहिर की और इसका स्वागत भी किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय वायुसेना को राफेल के आगमन पर बधाई दी, लेकिन सरकार पर तंज भी कसा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये देश की सरकार से ये सवाल जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों, 126 राफेल की बजाय 36 से क्यों, मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों, 5 साल की देरी क्यों। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपनी ही सरकार को घेरा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और जबलपुर की पाटन सीट से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मुद्दे को बिना किसी देरी के लपकते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने हाँ में हाँ मिलाते हुए शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में स्वास्थ्य का लाभ कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि शीघ्र स्वस्थ होकर वापस लौटें। साथ ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, चिरायू अस्पताल में रहते हुए यह भी देखें कि चिरायू में ऐसा क्या है जो हम नो लिमिट बजट और सतत मॉनिटरिंग के बाद भी प्रदेश के एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज 4 माह में नहीं बना पाए। क्यों प्रदेश के सभी वीआईपी चिरायू की शरण में जाने मजबूर हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने भी इस ट्वीट को लेकर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई से ठीक सवाल उठाया है। क्या कारण है कि सीएम सहित सारे वीआईपी चिरायू में इलाज करवा रहे हैं? आखिर वहां ऐसा क्या है? क्या कारण है कि 15 वर्ष की भाजपा सरकार में एक भी ऐसा शासकीय अस्पताल नहीं बना? कोरोना से इलाज के लिए एक भी शासकीय मेडिकल अस्पताल तैयार नहीं हुआ। करते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे पहले जनता को कोरोना के भय से निकालें, फिर दीप जलवाएं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। जी हां दोस्तों, ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में इस समय राम मंदिर के निमित्त भूमि पूजन के मौके पर आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम से जारी पत्र में उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देवशयन के समय में बिना मुहूर्त मंदिर निर्माण आरंभ करा रहा है। दूसरी ओर महामंत्री पंडित महामारी पीड़ित देश से हर्ष प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव का आह्वान किया जा रहा है। कहा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण पूरे देश में हावी है, लोग विपत्ति में हैं। जब प्रतिदिन पीड़ितों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो बजाय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लोगों से उत्सव मनाने की अपील करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाए जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान की जन्मस्थली में गर्भगृह के आग्नेय कोण में बाल रूप की स्थापना की जानी चाहिए। शास्त्रोक्त विधि विधान से इसका निर्माण होना चाहिए। शंकराचार्य ने सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के समय की घटना का स्मरण कराते हुए कहा कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान जब सभी न्यायाधीशों द्वारा एक सवर में यह पूछा गया कि श्री राम का जन्मस्थल कहाँ है, तब भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन और समर्थक अधिवक्ता आदि जन्मभूमि का सटीक स्थल नहीं बता पाए थे। ऐसे समय में शंकराचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से पक्षकार होने के नाते अपने अधिवक्ता श्री परमेश्वर नाथ मिश्रा एवं सुश्री रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से न्यायालय को 300 से अधिक प्रमाणों के साथ यह जानकारी दी थी कि श्री राम की जन्मभूमि इसी स्थल पर है। कोरोना से पीड़ित जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इस समय सरकार का एक ही कर्तव्य है कि वह देश को कोरोना महामारी के संकट से मुक्ति दिलवाएं, हर शहर हर गांव में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएं, कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें, इस अति आवश्यक कार्य को न कर मंदिर की बातों से लोगों का ध्यान न भटकाएं। साथ ही कहा कि जिस घर में कोरोना से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होगा या मरा होगा वह कैसे दीप जलाकर हर्ष मनाएगा। अतः सबसे पहले कोरोना भगाएं, फिर शुभ मुहूर्त में मंदिर बनवाएं, तो उसके बाद पूरा देश दीप भी
भी जलाएगा और हर्ष भी मनाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे छोटे बच्चे, भाषा का विकल्प बढ़ा। जानिए नई शिक्षा नीति में क्या हुए अहम बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश की नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने कुछ समय पहले ही नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकार भारतीय शिक्षा के पूरे ढांचे को ही बदलने पर ध्यान देना चाहती है, ताकि ऐसा सिस्टम विकसित किया जा सके जो 21वीं सदी के लक्ष्य के हिसाब से हो और भारत की परंपराओं से भी जुड़ा रहे। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए का 2025 तक वैश्वीकरण किया जाना है। साथ ही सभी के लिए आधारभूत साक्षरता मुहैया कराना है। इसके अलावा सभी को शिक्षा मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ एनईपी में 2030 तक 3 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाना है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिज़ाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों के शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इनमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। क्लास 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। आखिर क्लास 9, 10, 11 और 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। छात्रों को आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, स्पोर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट में ज़्यादा छूट और कई सब्जेक्ट्स के विकल्प देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि छात्र अपनी पसंद के विषय पर ज़्यादा ध्यान दे सके। इसके अलावा चूंकि स्टूडेंट्स 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि 3 भाषाओं का फॉर्मेट 1968 से ही शिक्षा नीति में शामिल है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 तक एक शास्त्रीय भाषा सिखाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि वे नई भाषा सीखने के साथ कुछ अहम भाषाओं के संरक्षण में भी शामिल रहे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 6 से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स प्रस्तावित है। दूसरी तरफ छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम भी रखा गया है। सभी छात्रों के लिए स्कूल के हर स्तर पर खेल, योगा, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सुनिश्चित की जाएगी। नई शिक्षा नीति में एक खास बात यह है कि इसमें हर राज्य के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण तैयार किए जाएंगे, जो राज्यों में शिक्षा के स्तर और नियमों को लागू कराएंगे। वहीं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। इसके जरिए बेहतरीन रिसर्च प्रस्तावों को समीक्षा के बाद फंडिंग प्रदान की जाएगी। नई नीति में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे। यह पैनल देश में शिक्षा के जरियों को विकसित करने, उन्हें लागू करने, उसका मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण करने का काम करेगा।